नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है कमल सिंह जी। कमल सिंह जी छात्र राजनीति से शुरुआत उन्होंने की थी। छात्रों की मांगों को लेकर के उन्होंने कई बार संघर्ष किए। उसके बाद फिर सामाजिक संघर्षों में भी काफी वो आगे रहे, चाहे किसान आंदोलन की बात हो। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना काल के दौरान भी कमल सिंह जी ने काफी काम किया। अब फिलहाल वो तो शाम से कांग्रेस के अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। अपने आप को उम्मीदवार का मतलब यह है कि पार्टी ने अभी उनको घोषित नहीं किया है। वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे दे। हालांकि वो बाद की बात है कि कांग्रेस उनको टिकट देती है या नहीं देती। आज हम कमल सिंह जी से बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी है। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीति विश्लेषक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, मैं पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, शुरुआत हम आपसे इस बात से करते हैं कि जिस प्रकार से आप टिकट मांग रहे हो, आपको कांग्रेस टिकट तो शाम से क्यों दे? टिकट देने के भी कारण होते हैं कि आखिरकार आपने ऐसा क्या किया है जनता के लिए, लोगों के लिए, कि आपको वहां से टिकट दी जाए? सबसे पहले तो दीपक जी आपका धन्यवाद है। और हम आज सानिध्य बैठे हैं अजय मल्होत्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी है और एक चिंतन के तौर पर हमेशा ये समाज की जितनी बुराई है या जो समस्या है उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। और आपने जो सवाल किया है कि तोसाम से मैं टिकट के लिए क्यों दावेदार हूँ और किस लिए हूँ, इसके पीछे थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा कि तोसाम से हमारा बहुत पुराना लगाव रहा है। और ये लगाव 1967 से आज तक चलता आ रहा है। और मैंने भी तोसाम से 2009 में चुनाव लड़ा है। और इसी दौरान में जितने भी समस्याएं तोसाम की थी, चाहे उपमंडल बनाने की बात थी, चाहे पैरों में कॉलेज बनाने की बात थी, नहरी पानी की बात थी, पीने के पानी की बात थी। जब एक बार खनन कार्य के ऊपर डाडम में जिस प्रकार से खानक में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था, उसमें लगातार भागीदार रही है। यानी तोसाम से मेरा चोली दामन का साथ रहा है और उनसे आत्मा का रिश्ता मेरा तोसाम उनके से रहा है, इसलिए मैं तोसाम से दावेदार हूँ। इस प्रकार से आपने अपनी दावेदारी जो है वो पेश की है कि तो शाम से आप दावेदार हैं। लेकिन अब तक तो किरण चौधरी जी वहां से दावेदार थी। किरण चौधरी जी जब तक कांग्रेस में थी, किरण चौधरी जी के बीजेपी में जाते ही वहां दावेदारों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई। कमल जी, आप भी देखते होंगे कि उस क्षेत्र के अंदर काफी सारे जो नेता हैं वो बन करके निकले हैं। तो शाम के अंदर टिकट मांगने वालों की और खास करके कांग्रेस की टिकट मांगने वालों की बाढ़ सी आ गई है। देखो, श्रीमती किरण चौधरी जी एक कदावर नेता तो कांग्रेस की थी और मौजूदा विधायिका भी थी। तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी आदमी सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस की टिकट वहाँ मिल सके। हालांकि राहुल जी ने कहा था भी आम कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, लेकिन एक डर सा हर एक व्यक्ति के दिमाग में था कि इसकी टीम की टिकट कटे ना कटे। बाकी बहुत पहले 2019 के बाद में लगने लग गया था, चुनाव के बाद में श्रीमती किरण चौधरी कभी भी बीजेपी में जा सके। कई प्रकरण आए भी, में बीजेपी का साथ दिया, लोकसभा का ताज़ा उदाहरण है। तो इसलिए लोगों ने ट्राई नहीं करी। और हम तो भाई क्या नाम है, जो मेरा व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं तो हमेशा ही ये रहा था कि भी लोगों के बीच में रहना, समस्या उठाना है, ये मेरा लगातार होता रहा। कमल जी, आप एक राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपके पिताजी ने समय समय पर सुशांत से चुनाव लड़ा है और तो बंसीलाल के खिलाफ भी उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं या सुरेंद्र सिंह के खिलाफ भी लड़े हैं और बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। 700 मार्जिन से, एक बार 200 कुछ से। मतलब कि उनका एक जो जंगवीर सिंह, आपके फादर, जो वहाँ से चुनाव भी लड़ते रहे और एमपी भी बाद में विकास पार्टी से बने, उनका एक अच्छा वहाँ प्रभाव रहा है। तो आपको जब किस प्रकार का वोट, जैसे जो जंगवीर सिंह ने हमेशा एंटी बंसीलाल राजनीति शुरू में वहाँ करी, तो आपको जो एंटी बंसीलाल का वोट था उसका कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको? सबसे मल्होत्रा जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इस विस्तार से बताना चाहूँगा कि 1967 जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो उससे पहले वो 8 साल फौज में नौकरी करके आए थे। और उस टाइम MA LLB वो थे। और उसके बाद में 67 का जो चुनाव हुआ वो इंडिपेंडेंट चुनाव है, तो बंसीलाल का भी पहला ही चुनाव था वोटों के हिसाब से, क्योंकि उससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य रहे 1962 से लेकर और 1967 तक है। तो अब उनका भी पहला चुनाव था, पिताजी का पहला चुनाव था। पिताजी को निर्दलीय चुनाव लड़ा और चोई बंसीलाल ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। और उस टाइम ये बापोड़ा तिगड़ाना ये गांव तोसाम हल्के का हिस्सा होते थे।
तो मात्र 237 वोटों से चुनाव लूज कर गए उसके। और उसके बाद में हंग असेंबली बन गई, पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिर गई। उसके बाद 68 में फिर चुनाव हुआ, तो बंसीलाल को फिर कांग्रेस की टिकट मिली, हमें फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस चुनाव में हम लगभग 700-800 वोटों से चुनाव लूज कर गए थे। उसके बाद में ऐसा टाइम आया मल्होत्रा जी कि 72 में तो देवीलाल यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए धनवीर सिंह, और मैं तो बंसीलाल को हराना चाहता हूँ, आप अपनी जगह है, मुझे चुनाव लड़ने की इजाज़त दे, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मेरे पिता ने कहा भाई आप किसानों के नेता हैं, अगर आप चुनाव लड़ा, हालांकि मेरी तैयारी है, फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं ये त्याग करने के लिए तैयार हूँ। और उस टाइम तो देवीलाल ने एक ही बात कही थी कि ये तेरा त्याग मैं हमेशा याद रखूंगा। तो 1972 में उन्होंने चुनाव लड़ा और एक जगह आदमपुर से भी उन्होंने पर्चा भर दिया था। दोनों जगह तो ये देवीलाल चुनाव हार गए और तो बंसीलाल जी तो शाम से, और वहाँ से तो भजनलाल जीत गए। उसके बाद में 75 में जब इमरजेंसी लगी तो जितने भी सरकार के खिलाफ लोग बोलते थे, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, वो तकरीबन जो अगवा लोग थे उन सबको उठा के और मिसा के तहत अंदर कर दिया गया। तो उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी भी जेल हिसार में थे और मेरे पिताजी भी जेल हिसार में रहे थे। जो ईरानदारी थे, चौधरी जगन्नाथ थे, अदर सिंह मांडेवाड़ा थे, ठाकुर वीर सिंह का परिवार था, और काफ़ी परिवार यहाँ से थे जेल के अंदर। तो उस टाइम ये था कि भाई पता नहीं सरकार बाहर निकालेगी नहीं निकालेगी, लेकिन वक्त एक ऐसा है कि उस टाइम इमरजेंसी समाप्त हुई और यहाँ लोकसभा चुनाव हुए। उस लोकसभा चुनाव में सब जो बाहर युवा तुर्क बोले जाते थे भिवानी के, तो ये जो होया कि भी चुनाव इनमें से एक को लड़ाया जाए, लेकिन उस टाइम में फैसला हो गया श्रीमती चंद्रावती जी को चुनाव लड़ाना है। उन्होंने चोई बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो जीत गई, चोई बंसीलाल जी चुनाव हार गए। उसके बाद में क्या होता है कि आज जैसे आप चुनाव पहले हुआ इसी प्रकार लोकसभा पहले, उसके 4-5 महीने बाद में विधानसभा चुनाव हुआ था, क्योंकि जितनी भी सरकारें थी वो उस टाइम डिजोल्व कर दी गई थी विधानसभा के हिसाब से। तो उस टाइम पिताजी का हक बनता था, लेकिन वो टिकट किसी साजिश की वजह से या मिली भगत की वजह से हमारी टिकट वहाँ से नहीं दी गई, और बलबीर ग्रेवाल जी जो बुढ़ाड़ से टिकट मांगते थे उनको तोशाम से दे दी गई। हालांकि उनका कोई हल्का नहीं था, वो भी नहीं चाहते थे मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, लेकिन वो उनको दे दी गई। और तो जगन्नाथ की भी टिकट काट दी गई, तो ईरानदारी की, और वहाँ से बारडा से अतर सिंह मान की टिकट काट दी, वरुण सिंह मान जी को मिली थी। तो उस टाइम भी निर्दलीय चुनाव हुआ, और जो सुरेंद्र सिंह ने भी चुनाव लड़ा वो भी निर्दलीय थे। हालांकि उनको उस टाइम हाथ का निशान मिला था पहली बार उन्होंने, और बाद में कांग्रेस पार्टी का निशान माना गया। तो वो चुनाव बड़ा कठिन चुनाव था, लेकिन जो जनता दल के जो समर्थक थे, हल्दर का निशान होता दिमाग में लोगों को वही निशान स्टिक कर रहा था। तो मेरे पिताजी के 23,000 वोट आए, तो सुरेंद्र सिंह का 24,700 वोट आए, यानी 1718 वोटों से हम चुनाव फिर हारे। तो ये जो संघर्ष रहा है और इस संघर्ष को हमने आगे कंटिन्यू रखा। उसके बाद में तो बंसीलाल बाद की बात है, तो बंसीलाल ने वहाँ बुलाया क्योंकि हम एक ताकत थे। और आज धर्मवीर जी जिस बात का तो शाम से जिस प्रकार से मिला, वो 2 ही वोट पैदा हो गए थे, एंटी बंसीलाल पक्ष बंसीलाल, उसका फायदा तो धर्मवीर सिंह को मिल गया, इसलिए वो आज नेता है और जो आज इतने शिखर पहुंचे उसकी देन यही है मेन। तो कमल जी, अब जहाँ तक चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात आती है, एक तरफ तो किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी कहते हैं विरासत हमारी है, अनिरुद्ध कहते हैं जो उनके रणवीर महिंद्रा के बेटे हैं वो कहते हैं कि विरासत में हमारी है। आप भी चौधरी बंसीलाल के साथ उनके सारथी बनकर रहे हो, तो आप अपने आप को इस विरासत के बीच में कहाँ खड़ा पाते हो? देखो, चौधरी बंसीलाल तो युग पुरुष थे, उनसे मैं मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जितना उन्होंने समान विकास कराया ऐसा नेता बहुत कम हुए हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि तो देवीलाल चौधरी भजनलाल उस श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका भी काम कोई कम नहीं था। लेकिन भिवानी जिले के लिए तो भगवान थे चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने नहरों का जाल बिछाया, बिजली का बिछाया, रोजगार की बात है। और उस टाइम में चौधरी बंसीलाल की जो नीति थी उससे हम प्रभावित हुए थे, उसके लगा उनके साथ लगे और हमने खूब काम किया। वो अलग बात है किसी वजह से मतभेद हो गए तो वो अलग चले गए, लेकिन आज भी हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो सुरेंद्र सिंह की, तो बंसीलाल जी की। और अब जो विरासत की बात करें ना, ये तो उस टाइम साथ ही नहीं थे जी, इनमें से एक व्यक्ति भी साथ नहीं था। आज श्रीमती किरण चौधरी है,
जिनको सबको पता है इस बात का कि चोई बंसी लाल की जो आइडियोलॉजी थी उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं करी, उनकी नीतियों में कभी चली नहीं। और रणवीर मेहता जी के थे मतभेद काफ़ी टाइम तक हुए, आखिर में तो मिल गए थे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि विरासत तो चोई बंसी लाल का हर वोटर है तोशाम का, जिन्होंने लंबे तौर पर चोई बंसी लाल का साथ दिया। और चौधरी बंसी लाल की नीति थी जनी तेसी नीति, चोई बंसी लाल की नीति भाईचारा बढ़ाने नीति। ये तो भाईचारा खराब कर रहे हैं। चोई बंसी लाल ने कभी नहीं चाहा कि वो आपस में लड़े। जब वो चोई सुरेंद्र सिंह और चोई महेंद्रा आमने सामने लड़े थे तो चोई बंसी लाल के आंखों में आंसू आए थे उस टाइम, और उन्हें कहा था कि मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि दोनों भाई आमने सामने खड़े हैं। लेकिन वो चीज़ भुलाई जा सकती है, वो इसलिए भुलाई जा सकती है कि ये जो अनिल चौधरी है ये बारडा से चुनाव लड़े, क्योंकि चोई रणवीर मेहता ने बहुत अच्छे चुनाव लड़े बारडा से। अब यहाँ लोगों में चर्चा ये होती है कि भाई आपसी में ये राजनीतिक बात करने की बजाय या आपसी की जो टीस है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। अब ये किरण चौधरी जी भाजपा में चली गई हैं, तो बंसीलाल जी हमेशा ही मतलब कि जिस राजनीति के खिलाफ रहे हैं उधर चली, वो दूसरी तरफ। तो आप इस चीज़ का क्या असर देखते हैं लोग अपने मतदाताओं में, वहाँ पर जो कांग्रेस का मतदाता है वो क्या सोच रहा है? मल्होत्रा जी, आपको याद नहीं है, मेरे को याद है जब ये गठबंधन टूटा था बीजेपी का और विकास पार्टी का, तो आप कवरेज करने के लिए गए थे। चोई बंसीलाल ने एक बात कही थी कि भाई किसी पर विश्वास कर लेना, इन संघियों पर बीजेपी पर विश्वास कभी मत करना, ये किसी की भी नहीं हो सकती थे। और जब उसी दौरान में चोई बंसीलाल की माता का स्वर्गवास हो गया था तो कई नेता बैठने के लिए सबको ये कहते थे भाई कुछ भी करो लेकिन बीजेपी की तरफ मत देखना कभी भी, ये बहुत खराब पार्टी है। इस बात को आप गवाह हो, आपने सुना भी है, आपको समझ भी रहे इस बात को। तो आज जो श्रीमती किरण चौधरी गई है ना, वो तो बंसीलाल की नीतियों के हिसाब से नहीं गई है, उनका खुद का कोई बात हो सकती है या उनकी जो अंदरूनी बात हो तो वही बता सकती है। लेकिन ये चीज़ तो बंसीलाल के वोटरों में नागुजार है, वो मान नहीं रही। आप तोशाम हल्के में पीछे आपने पंचायत भी एक में थे आप देवराला में, और आपने पूरा तोशाम हल्का 108 गांव घूमे भी हैं आप, लोगों का क्या मूड दिखाई देता है आपकी बात? देखो इस सरकार के लोग 100% खिलाफ हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार जो खास तौर पर महंगाई से परेशान लोग हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान की फसल का भाव नहीं मिल रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, कानून सुरक्षा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सारे मुद्दों को लेके कह रहे हैं कि 9.5 साल होने के जा रहे हैं, मतलब 10 साल हो जाएंगे पूरे। इस 10 साल के दौरान में हरियाणा प्रदेश जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा। और कांग्रेस के प्रति इसलिए देख रहे हैं मल्होत्रा जी, कांग्रेस ने जो 5 बातें कही ना लोगों के गले उतर रही है। वो कह रहा है कि एमएसपी किसान को मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी, 6,000 रुपये पेंशन बुढ़ापा हो जाएगी, और सारी चीज़ उनके निगाह में है। इसलिए तोशाम का जो मैंने पहली बार या तो स्वतंत्र में ऐसा माहौल देखा था, या तो बंसीलाल ने विकास पार्टी बनाई तब ऐसा माहौल था, या 85-86 के अंदर जब चोई देवीलाल का न्याय युक्त चला तो ऐसा ही माहौल आज एंटी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली जाट गैर जाट का चुनाव होगा, तो हमें मतलब कि जो भाजपा चाहती है कि हम गैर जाट वोट पे खड़ी है, तो क्या जातीय जो समीकरण है या जातीय डिवीजन है आपको दिखाई देता है? तो शाम में इस प्रकार देखो सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में इनका ये जो फॉर्मूला धराशायी हो गया है। और आपने देखा हो राम के मंदिर के नाम से जो वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, अयोध्या की खुद सीट हार गए, और पूरे अयोध्या के यूपी के अंदर जो सीटें आई हैं, हरियाणा प्रदेश में भी नारा लगाया था जाट गैर जाट का, वो भी फेल हो गया है। तो अब ये बात जाति पाति की धर्म की नहीं है, अब मुद्दों की बात है। नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को एमएसपी चाहिए, बुढ़ापा को बुढ़ापा पेंशन चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, इस देश के अंदर महंगाई कम हो, ये सारी बात लोगों के दिमाग में है। उन्होंने देख लिया कि 10 साल में जात पात का जहर घोलकर बीजेपी ने देश को और प्रदेश को पीछे छोड़ा है। अगर आप कल को यहाँ से टिकट मिलती है और विधायक बन जाते हैं, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी तो शाम के लिए? मेरी देखो 3 चीज प्रमुख है वहाँ की। एक तो कुछ इलाके में तो बंसीलाल ने कोशिश बहुत करी, कुछ इलाके में नहरी पानी नहीं लग रहा, कुछ इलाके में लग रहा है, कुछ इलाकों में बिल्कुल ही नहीं लग रहा। वहाँ खारा पानी है, नीचे भी पानी बहुत चला गया है। पहली प्राथमिकता है कि सब माइनर बना के वहाँ पानी पहुँचाया जाए हर खेत तक। दूसरी पीने के पानी की भारी समस्या है। तीसरी जो हमारा रोजगार है, ये पहाड़ है दो तीनों, चाहे डाडम का हो, चाहे खन्नक का हो, चाहे खरकड़ी सुहान का पार्ट हो, इसमें भागीदारी नौजवान में भी हो जाएगी तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 20-25 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई अच्छा कोर्स लेके आना,
जिसमें MBA वगैरह की पढ़ाई हो, दूसरे कोर्सेज हो, फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स हो, और जितने भी कोर्स है जिससे रोज़गार मिलता है। और जो तोसाम हल्के का जो सबसे बड़ी बात ये है कि तोसाम हल्के में कुछ शिक्षा की कमी है। जैसे इसरवाल कॉलेज तो खुल गया है, एक लोहानी के अंदर खुले, एक दुई के अंदर खुले, ऐसी चीज़ें हैं। और तोसाम के अंदर सबसे बड़ा पर्यटन स्थल मिल सकता है। जो तोसाम की पहाड़ी है, बहुत अच्छी सुंदर पहाड़ी है, वो पर्यटन स्थल बनाया जाए, ऐसी है रोजगार देने की बात हमारी चल रही है। कांग्रेस में रहते हुए आप यहाँ कई गुट हैं कांग्रेस में अभी भी, मतलब कि ठीक है, अभी एक शैलजा का गुट है, एक हुड्डा जी का गुट है, आप कौन से गुट से ताल्लुक रख सकते हैं? देखो जी, मैं तो शुरू से ही जैसे यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा, फिर स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा यूथ कांग्रेस का, सेंटर में मैं सेक्रेटरी रहा। और अब जो मैं प्रभावित जो होया हूँ वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की उन बातों से होया हूँ जिन्होंने MSP को उस घोषणा पत्र में शामिल कराया कांग्रेस के, कि सरकार मन की सेंटर में हरियाणा प्रदेश में MSP देंगे तो MSP को कानून बनाएंगे। तो मैं किसानों के एजिटेशन में लगातार रहा। मेरा प्रभावित होने का कारण एक ये भी है कि किसान की बात उन्होंने सुनी, इसलिए मैं किसानों के साथ। दूसरा, उन्होंने झूठ नहीं बोला कि रोजगार देने की जो बात कही है कि 2 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं कहा कि हम इतना रोजगार दे देंगे। लोग तो इतना दौर कहा 2 साल मतलब 2 लाख रोजगार हम देंगे इसको, और महंगाई भत्ता भी देंगे उनको, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो ये चीजें उन्होंने कही है, इससे मेरे को ये लगा कि वो बूढ़ों का सम्मान करके 6,000 पेंशन की बात करी है। हालांकि शैलजा जी भी अपने काम कर रही है, रणदीप सुरजेवाला भी अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रमुख तौर पर किसान और मजदूर की आवाज उठाई है और घोषणा पत्र में शामिल करी है, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जी को मैं पसंद कर रहा हूँ। आपको कितना समर्थन मिल पा रहा है तो शाम में इस समय? देखिए मल्होत्रा जी, आप इस बात को जानते हो कि मैं 2009 के बाद 2015 तक 15 साल चुनाव नहीं लड़ा, मैं लोगों के बीच में ही रहा। मैं किसी गांव में जाता हूँ तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं एक तो ये बता देता हूँ कि फलाना आदमी का घर है, और ये बता देता हूँ इसका नाम ये है। मतलब तकरीबन आदमियों का, सबका तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तकरीबन आदमियों को मैं जानता हूँ। तो हर आदमी कहता है कि भाई ईमानदार है और काम करे हुए है और संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहता, इसलिए इसको मौका मिलना चाहिए। तो उनकी जो प्यार है, उस प्यार के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन मतगणना होगी तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं मान सकता हूँ कि तोसाम हल्के से बीजेपी का उम्मीदवार 25,000 मतों से पीछे चल रहा है। ये मेरी राय है। अगर कांग्रेस पार्टी पैरासूट का उम्मीदवार, राजनीतिक द्वेष भावना का उम्मीदवार ना दिया, तो मेरी जगह अगर और भी किसी साथी को देंगे जो किसान मजदूर की आवाज उठा, तो भी कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और बीजेपी हारेगी। खासतौर पर कुछ गांव हैं तुशाम हल्के के, बड़े गांव हैं, बापोड़ा, दिनोद, कैरू और इधर आपका फिर सागवान, इन गांवों में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखो बापोड़ा, जैसे मैं जब कॉलेज का प्रधान था तो बापोड़ा से कम से कम 100 बच्चे आते थे, उन 100 में से 90 वोट मेरे आए थे। तो बापोड़ा से तो मेरा आत्मा का लगाव है, दिनोद से मेरा आत्मा का लगाव, सुंदरपुर है, कैरू है, लुहानी है, सागमन है, ये जितने भी जो ये सरकार जो कह रही है ना, जाट नॉन जाट की बात करी है, ये सारे सारे नॉन जाट के गाँव हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मेरा युवा कल्याण संगठन हो चाहे मेरा व्यक्तिगत कोई काम हो, तो आप देखते हो 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। और ये देवराड़ा पंचायत में हुआ जी, 106 गांवों के सभी बिरादरी के लोग वहाँ आए थे और उन्होंने अध्यक्षता भी ऐसे की थी। वर्तमान में आपको क्या लगता है कि भिवानी जिले में और हरियाणा में कांग्रेस की आने वाले विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी? देखो जी, जिस आज के दिन जो स्पीड है वो मैं मानता हूँ 65 है, और ये 65 से ऊपर ही जाएगी। चाहे 5 सीट ऊपर चली जाओ, चाहे 7 सीट ऊपर चली जाओ, लेकिन आज के दिन अगर चुनाव होता है तो 65 सीट है, इससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं, इससे ऊपर बढ़ेगी। कमल जी, जिस प्रकार से आपने बताया कुछ देर पहले कि महंगाई ज़्यादा है, या फिर अन्य जो मांगे आपने बताई हैं कि बीजेपी उसके खिलाफ चल रही है, आप लोग क्यों नहीं मांग उठाते? महंगाई कम करने के लिए क्यों नहीं एजिटेशन किया जाता? रोजगार के लिए क्यों नहीं एजिटेशन जो है कांग्रेस कर रही है? क्यों ये लोग जो है मांग नहीं रख पा रहे हैं अपनी? दीपक जी, हम तो आप रोज कवरेज करते हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, पीने के पानी की बात हो, चाहे कुछ भी, चाहे नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, हम तो आगे खड़े मिले हैं और आगे भी ऐसे ही खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा हूँ, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते जाता हूँ। ठीक है, मेरा युवा कल्याण संगठन है, वो काम कर रहा है, लेकिन हम काम उठाने आवाज़ कभी पीछे नहीं रहते और आगे भी ऐसे उठाते रहेंगे। चाहे मैं चुनाव लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ, लोगों के बीच में ऐसे रहूँगा, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलूंगा।
ईडी आजकल छापे मार रही है कांग्रेस के नेताओं पर। क्या कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है कि सारे नेता कांग्रेस में ही हैं जिन पे छापे मार रहे हैं? मल्होत्रा जी, आप एक बात कहो कि ईडी सिर्फ विपक्षी दलों में क्यों मारती है? आप पढ़े इनकी पार्टी में कितने घोटाले हैं, उन पर क्यों नहीं मारती? अभी ताज़ा ताज़ा 2 मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, उन पर ईडी ने छापा मारना चाहिए। और भी कई है जिनके पास कुछ भी नहीं था 10 साल पहले, आज उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए प्लाट ले रखे बड़े बड़ी जगह पे। और भी कई साथी हैं, उनने ऐसा काम कर रखे है जो बीजेपी में रहते हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं जाती? ईडी सरकार का तोता बन गई है, जो बहुत खतरनाक बात है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कम से कम न्यायपालिका को और जिस पर जनता का विश्वास, सीबीआई, ईडी, इनको तो निष्पक्ष काम करना चाहिए। आज ये संदेह के घेरे में आ गए हैं। कमल जी, हालात जो है क्या मानते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है। हालांकि पहले ये सवाल आ चुका है कि शैलजा जी का गुट अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट अलग है। पहले तो ये एसआर के होता था, किरण चौधरी जी तो उस गुट से निकल करके बीजेपी में ही शामिल होगी। तो किरण चौधरी लगातार आरोप लगा रही थी कि ये जो पार्टी है और पिता और पुत्र की पार्टी बन करके रह गई है, या दूसरे जो नेता है उनको उभरने का काम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं करते। क्या मानते हैं आप, ऐसी पार्टी में क्या फायदा होगा? क्योंकि जब पिता और पुत्र की पार्टी रह करके अन्य नेताओं को दबाया जाता है, इस तरह के इसके आरोप साथ ही लगाती मैं है। जोड़ना ये चाहूंगा कि एसआरके में से अब किरण चौधरी चलेगी, इसका इनके जाने का कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है? तो शाम में देखो जी, कांग्रेस को तो नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस को तो, ये कांग्रेस में थी जब होता था, क्योंकि ये कांग्रेस में रह के खुद जितना काम करती थी। लुहारू से सौम्य जी को हरा दो, बाड़ा से रणबीर महेंद्रा को हरा दो, और भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को हरा दो, इनका ये काम था। अब ये अलग होगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, मैं कमजोर नहीं मानता इनको। और आने वाले टाइम में आप देखना मल्होत्रा जी, कांग्रेस पार्टी ऊपर होकर निकलेगी। और जहाँ दीपक जी ने जो सवाल किया है कि गुटबाजी, देखो बात यह है कि जो व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता हो, ठीक है, अगर आप क्षेत्र में काम, शैलजा जी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और उसकी पूरी टीम जिस प्रकार से खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पे आवाज़ उठा रही है, वो ऐसी आवाज़ नहीं उठा रही। इसलिए जो काम करता है उसको नेतृत्व देने में कोई नुकसान भी नहीं है। आपने युवाओं की राजनीति भी की है और आप एक पूर्व सैनिक के पुत्र भी हैं, जो जंगवीर सिंह के। तो अब ये अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी लाई और इसके बड़े फायदे गिनवाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, और फील्ड में लोगों का क्या कहना है इसको? देखो जी, लोग पहले, आप गांव में आप भी जाते रहते हो, कितना लोग प्रैक्टिस करते हैं, नौजवान हमारे साथी, उनने जैसे अग्निवीर योजना आई उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। उनको लगा कि भी सेना में हमारी 4 साल की भर्ती होना है, ना पेंशन मिलेगी ना और कुछ मिलेगा, तो वो लोग निराश हो गए थे। और इस बात का परिणाम ये है कि जो अपने अपने इसकी है नीतीश जी की पार्टी, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर योजना है ये ठीक नहीं है। और आज नायब सैनी ने भी एक कल गए उसमें माना है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने यानी बात को बढ़ाया है, तो इसका मतलब ये योजना ठीक नहीं है। तो जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने कहा कि इस योजना को बंद कर दें, बंद भी होनी चाहिए। सेना का मनोबल इससे गिरा है, बढ़िया नहीं है। आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, आप भिवानी में जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में आपके बॉक्सिंग के क्या गुल खिलाएंगे, या क्या पूरी परफॉर्मेंस रहेगी, क्या उम्मीद है आप? देखो, भिवानी से हमारी जो 2 बेटी गई है, मैं तो भिवानी की बात करता हूँ, बाकी तो हरियाणा से 6 है ये, तो दोनों लड़की बड़ी टैलेंटेड है जी। और अमित, जैसे जस्मिन लमोरिया है, प्रीति बेटी है, और अमित पंघाल है, और हमारे दूसरे 2 बॉक्सर और हैं। ये 100% उपलब्धि लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि जो कांस्य पदक विजेंद्र लेके आया था, ये लड़की स्वर्ण पदक तक जाएंगे और अपने भिवानी को नाम रोशन करेंगे, जो मिनी कुबा का नाम सार्थक ही करेंगे। बधाई हो आप। तो जी, हाल ही में इनेलो का और बसपा का गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन का कांग्रेस की संभावनाओं पे कितना असर होगा, और इसका लोगों में कितना असर लगता है आप लोगों? आप इनको कितना राइवल मानते हैं अपना? देखो मल्होत्रा जी, आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा, बारीकी से पूरा हिंदुस्तान का आपने विश्लेषण भी किया, और बारीक से हरियाणा प्रदेश का भी आपने बहुत बारीक से अध्ययन करा। वोट अब की बार 2 जगह गिरे थे कि बीजेपी को हराना है, तो लोगों ने वोट दूसरी तीसरी जगह नहीं डाला, वो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट डाला है। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए त्याग पत्र भी दिया था और अच्छा वो कार्य कर रहे, तो ओम प्रकाश चौटाला भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी ठीक बंटवारा करती है सीटों का, तो मैं मानता हूँ वोट 2 जगह जाएंगे, पक्ष और विपक्ष में।
अगर कांग्रेस पार्टी ने ठीक सीटों में बंटवारा नहीं गया और कोई ऐसा कैंडिडेट अलग अलग हल्कों में दे दिया तो हो सकता है कि तीसरे विकल्प के तौर पे बीजेपी को हराने के लिए वो इस गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई भाजपा ही चाहती हो चुनाव 3 कोणियां होना चाहिए? देखो भाजपा कुछ भी कर लो जी, अब की बार बीजेपी नहीं आएगी। लोग बिल्कुल टारगेट फिक्स कर गए और जितना भी चुनाव नजदीक है और ज्यादा टारगेट हो। जो अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी ना, ठीक इसी प्रकार देख रखा है कि बीजेपी 17-18 में सिमट के रखनी है। इसके लिए कुछ भी करना पड़ो, जनता अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। ये थे कमल सिंह जी। कमल सिंह जी का कहना है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस 65 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगी। खैर ये बात कहना है कमल सिंह जी का। खैर अब ये आप लोगों ने तय करना है कि किसकी सरकार बनानी है और किसकी गिरानी है, ये अब आप लोगों ने तय करना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए चेहरे के साथ, नई बातों के साथ। आज के लिए नमस्कार।